हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है जैव अणु। यानी आपका बच्चों जैव अणु यानी चैप्टर नंबर आपका 10 है। इसमें जो भी टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे मैं लेक्चर बाय लेक्चर आपको कराऊंगा। आप लोग सारे लेक्चर जरूर देखना, मतलब एक भी वीडियो मिस मत करना। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है बच्चों, वो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। भटकने की जरूरत नहीं है कहीं भी इधर उधर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आ ही रहे साथ में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने नोट्स से बहुत कम पढ़ाता हूं, इसी को पीपीटी में लिखकर पढ़ाता हूं। लेकिन आज भी ये वीडियो यदि आप लोग पहली बार देखते तो ये नोट्स का ही बच्चों पूरा बढ़िया ऐसे ही नोट्स आपको दिए जाते हैं। जो बच्चे नोट्स लिए हैं आज उनको सहूलियत रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को समझना है, नोट्स के माध्यम से पढ़ लेना है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें भी नोट्स चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया है 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है। मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों, 100 RS है ना। जिस बच्चे को भी नोट्स लेना है तो ये व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन समय समय पर रिप्लाई करता हूं, ऑल टाइम में है ना। थोड़ा सा बिजी भी रहता हूं बच्चों, तो आप लोगों से बात करता हूं, लेकिन समय समय पर। तो जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। और यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्या कार्बोहाइड्रेट? सबसे पहले तो देखो बच्चों, का से होता है कार्बन, हा से होता है हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से है ना, साथ में बच्चों इसके बीच में आप लोग ऑक्सीजन जोड़ दो, तो कुल मिलाकर के इन 3 तत्वों से बना हुआ कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। हालांकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा, मतलब कार्बन की यौगिक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ ये यौगिक होते हैं बच्चों, जिसका सामान्य सूत्र होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे CX H2O का होल बाय, ऐसा होता है बच्चों। जहां पे x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है। इसका सामान्य सूत्र है जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आपके दैनिक जीवन में सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स कहां पाया जाता है। आप जितना भी भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं, सभी में बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की उपस्थिति होती है। जैसे आप लोग गन्ना का रस पीते हो, जिसे जूस कहते हैं, उसमें बच्चों आपको सबसे ज्यादा सुक्रोज मिलता है। तो सुक्रोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। जब आप दौड़ते हैं, थकान महसूस होता है, तो आपको ग्लूकोज दिया जाता है पानी के साथ मिलाकर के। पानी के साथ ग्लूकोज पी लो। तो ग्लूकोज जो है बच्चों, वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे आप लोग देखते हो, भोजन करते हो, भोजन से आपको स्टार्च मिलता है। स्टार्च टूटता है तो सुक्रोज, फिर सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। तो स्टार्च भी क्या है बच्चों? एक प्रकार से आपका कार्बोहाइड्रेट्स है ना। मतलब जितना भी हम भोजन करते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। जो भी भोज्य पदार्थ आप खा रहे हो, जैसे गाय है, गाय पत्तियां खाती हैं, टहनियों को चबा ले जाती हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे उनको खा जाती हैं, तो उसमें भी कुछ ना कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। हाँ भैया, उसमें सेलुलोज पाया जाता है, वो भी एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब आसपास की जो भी चीजें हम खाने योग्य समझते हैं, उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। जो भी भोज्य पदार्थ, चाहे आप दाल, चावल, रोटी कुछ भी खा रहे हो, सभी में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। जैसे आप लोग सुक्रोज या ग्लूकोज ना हो हमारे शरीर के अंदर, तो एनर्जी कुछ भी नहीं मिलेगी। हम जो भी खाना खाते हैं, अंतिम में वो सुक्रोज से स्टार्च भी टूटता है, तो वो छोटे छोटे एकलक में बदल जाता है और वो ग्लूकोज होता है बच्चों। और वही ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पानी बदलता है, साथ में ऊर्जा देता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, कोई भी चीज हमने खाया, अंतिम में बच्चों वो टूटता जैसे स्टार्च बना, मुंह में खाते हो लुगदी बनचा, वो स्टार्च मान लीजिए। स्टार्च बच्चों, स्टार्च को हमने खाया, टूट करके वो सुक्रोज में बदला, सुक्रोज टूटता है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में। अब ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में पहुंचता है, ब्लड में जाकर के बच्चों वो ब्लड क्या है? उसमें होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है ये पानी, और क्या बनाता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर रक्त के साथ आ जाता है, जो पानी अशुद्धियां, और जो ऊर्जा है वो हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है, कोशिकाएं ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अंतिम उत्पाद जो है ग्लूकोज, जो है हमारे शरीर को एनर्जी देने में मदद करता है। लेकिन वही ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड में अधिक हो जाती है, तो इसे मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज कहते हैं। यानी डायबिटीज का जो
बीमारी होता है बच्चों वो ग्लूकोज की अधिकता के कारण, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, उसी को बोलते हैं शर्करा ज्यादा है, यानी मीठापन ज्यादा है, कम मीठा खाया करो, है ना। तो आप लोग देखेंगे आसपास बहुत सारे लोगों को मधुमेह का शिकायत रहता है, शुगर की बीमारी होती है, इसका मतलब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा होता है। ग्लूकोज को तोड़ता कौन है? लास्ट में अंतिम में इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है वो टूटता है ना। जब इंसुलिन नामक हार्मोन ग्लूकोज को तोड़ता है, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज नहीं टूट पाता, इस कारण से ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है और मधुमेह बन जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि दैनिक जीवन में जो भी चीज हम खाते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रित एक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र होता है बच्चों CxH2O का होल बाई, जहां आपका X और Y इनके गुणांक है। प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर इनका निर्माण करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कुल मिलाकर के बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, तो आप लोगों की इसलिए इतना मैं लिख दिया हूं कि आपको नंबर मिल जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स किससे किससे मिलकर बना होता है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र CxH2O का होल बाई है। यह प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं जो कि जल अपघटित होकर के, है ना, इनका निर्माण करते हैं। प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो कि जल अपघटित होकर के क्या बनाते हैं बच्चों, जिन पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। आप लोग लिख लो, ठीक है, आप लोग लिख लो। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यदि आप लोग शक्कर का सेवन करते हो तो शक्कर टूट करके ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलता है, यानी शक्कर जो है इससे ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है। तो शक्कर जो है बच्चों एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपका कहीं ना कहीं एकलक नहीं कहलाएगा, बल्कि शक्कर से टूट करके ग्लूकोज बना है तो ग्लूकोज जो है उसकी एकलक कहलाएगी, यानी सबसे सूक्ष्मतम एक कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करेगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सूक्ष्मतम यौगिक जो और छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में ना बदल सके। देखो ना मैं क्या बोल रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक छोटा सा यौगिक जिसको तोड़कर हम कार्बोहाइड्रेट्स से ना बना सकें, जैसे सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट्स है लेकिन उसको हमने तोड़ दिया तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाया, तो ये हम कह सकते हैं कि सुक्रोज एकलक नहीं है, मतलब इकाई नहीं है वो, बल्कि हम इसको बोल सकते हैं पाली बोल सकते हैं, है ना, या बोल सकते हैं ओलिगोसेकेराइड बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम मोनोसेकेराइड नहीं बोल सकते। समझ रहे ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो आपका बच्चों जल अपघटन के आधार पर 3 भाग में होते हैं। तो पहला अपना हो जाता है ना मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सूक्ष्मतम सरल, जो कि स्वाद में मीठा होता है लेकिन भाई वो क्या होता है कि जल में अपघटित नहीं होता है और ज्यादा मात्रा में टूट करके और उसके कार्बोहाइड्रेट्स में हम खंडन नहीं कर सकते। ठीक है, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता, ये स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मेट जो है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज में जो इकाई होता है वो बच्चों एल्डिहाइड का रहता है, और जो यदि बात करते हैं कीटोन की, जैसे अपना फ्रक्टोज जो होता है इसमें जो कार्बन है इसके साथ द्विबंधयुक्त ऑक्सीजन रहता है और आपका H रहता है, मतलब OH रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मतलब कीटो समूह रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा द्विबंधयुक्त ऐसा रहता है, कार्बन रहता है यहाँ पे, ये आपका कीटो समूह रहता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऐसा कीटो समूह रहता है। लेकिन बच्चों CHO ग्रुप है वो आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है, लेकिन जिसमें कीटो समूह रहता है वो आपका फ्रक्टोज होता है। तो ये ग्लूकोज यानी C6H12O6 या फ्रक्टोज C6H12O6 ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के सबसे सूक्ष्मतम रूप है। इसको और हम तोड़ें कि भाई टूट करके और सरल कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाए तो बिल्कुल नहीं बदलेगा, है ना, बल्कि इससे मिलकर के बड़े कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिल जाए तो सुक्रोज का निर्माण कर सकते हैं, जो कि बच्चों जो मोनोसेकेराइड नहीं है। मोनोसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सूक्ष्मतम रूप, सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो और जल अपघटित होकर के कार्बोहाइड्रेट्स ना दे। टूट सकता है, ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज टूटेगा नहीं, टूट सकता है ग्लूकोज, ऐसा नहीं है कि टूटेगा नहीं, लेकिन टूट करके और वो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं बदलेगा। बात यहां पे आ जाती है, समझ में आई बात। मैंने क्या बोला कि यदि बोलेंगे कि ग्लूकोज क्या नहीं टूट सकता, टूट सकता है, वो टूटेगा ही, तभी तो ऊर्जा प्रदान करेगा हमारे शरीर को, लेकिन वो टूट करके
और वो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं बदलेगा, बल्कि अन्य यौगिकों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बदल गया, H2O के रूप में पानी का अणु मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनाएगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का सूक्ष्मतम इकाई है जो कि और जब अपघटित होकर कार्बोहाइड्रेट्स ना दे, वो आपका मोनोसेकेराइड होता है। ठीक, क्लियर। दूसरा बच्चों ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का मतलब यह है कि जैसे आपका सुक्रोज आएगा बच्चों, आगे आप लोग एग्जांपल देखोगे कि जब मोनोसेकेराइड के 2 से 10 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाएं, लगभग संख्या 2 और 2 से अधिकतम संख्या 10, फिर बच्चों जब 10 से भी ऊपर जाएगा तो पॉलीसेकेराइड हो। जैसे स्टार्च में बहुत सारे अणु जुड़े रहते हैं, मोनोसेकेराइड के बहुत सारे अणु जुड़े रहते हैं, वो आपका पॉलीसेकेराइड हो जाता है। ठीक है, तो जल अपघटन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। एक मोनोसेकेराइड मतलब जो और छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में जल अपघटित ना हो पाए वो मोनोसेकेराइड होता है, जो स्वाद में मीठा होता है बच्चों, ग्लूकोज फ्रक्टोज। लेकिन जब हम ओलिगोसेकेराइड की बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड के 2 से 10 इकाई जब आपस में जुड़ जाते हैं, 2 से 10 इकाई, तो वो आपके ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं बच्चों। जैसे आप लोग देखो यहाँ पे सुक्रोज है, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ठीक है बच्चों, ये रेफिनोज है, रेफिनोज का C18 है ना, H32O11 बच्चों रेफिनोज का है, ये आपका देख सकते हैं, है ना। इसके बाद ये एक प्रकार से बच्चों ट्राइसेकेराइड है, इसमें 3 मोनोसेकेराइड बने मिले रहते हैं। और यहाँ पर देखो टेट्रासेकेराइड जिसे स्टेकियोज बोलते हैं बच्चों, इसमें 4 मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर बने हुए हैं, तो इन्हें हम बोल देंगे ओलिगोसेकेराइड। क्या बोलेंगे बच्चों, ओलिगोसेकेराइड। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, यदि कोई बच्चा नोट्स नहीं बना पाया और नोट्स लिया भी नहीं है, यदि नोट्स नहीं बना पाया, नोट्स लिया भी नहीं है, तो उसको भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग बढ़िया हमारे नोट्स से बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वही चीज नोट्स में रहता है, तो आप लोग यहां से भी बढ़िया बराबर लिख सकते हो बच्चों। तो क्लियर हुआ ओलिगोसेकेराइड। हाँ सर, जब मोनोसेकेराइड के 2 से 10 इकाई लगभग आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, जब आपस में जुड़ते हैं तो जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं वो आपका ओलिगोसेकेराइड कहलाता है। देखो भाई, इनके अणुओं की संख्या के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा है ना। जो बिल्कुल मोनो है, इसका मतलब वो और जल अपघटित नहीं हो सकता, मोनोसेकेराइड है। सिंगल है बच्चों, यदि 2 से 10 के बीच में हम कोई भी मोनोसेकेराइड अणु आपस में मिलते हैं और जिस कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं उसे ओलिगोसेकेराइड का नाम दे देते हैं। लेकिन बच्चों जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं, है ना, मतलब 10 से ऊपर की बात होगी बच्चों, 10 से ऊपर की बात होगी, है ना, तब वहां पे आपका वो सेकेराइड कहलाएगा पॉलीसेकेराइड। जब इसमें मोनोसेकेराइड की कई इकाइयों की एक लंबी श्रृंखला होती है, ये रेखीय शाखित भी होती है, जल अपघटित हो जाते हैं। जैसे बच्चों सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है स्टार्च, C6H10O5 का होल N, C6H10O5 का होल N। समझ में आ गया बच्चों पॉलीसेकेराइड, क्लियर, समझ में आ गया कि जब भाई मोनोसेकेराइड के कई सारी इकाइयां आपस में एक लंबी चेन के माध्यम से जुड़ जाते हैं, मतलब कई सारे अणु, मोनोसेकेराइड के कई सारे अणु मिलते हैं, वो पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब ये है बच्चों कि बहुत सारे अणुओं का आपस में मिलना। तो 3 प्रकार से मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रटना ना पड़े, आपको दिमाग में फिट हो जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स को जल अपघटन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक मोनोसेकेराइड जिसमें बच्चों जिस कार्बोहाइड्रेट्स को और हम जल अपघटित करके नए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते। आप अपने भाषा में समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नहीं ऐसा करो सर जल अपघटित नहीं होता, बस इतना लिख दो, और नए कार्बोहाइड्रेट्स ना बना सके, वो मोनोसेकेराइड कहलाता है। जैसे ग्लूकोज और सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लेकिन बच्चों जैसे हम सुक्रोज की बात करते हैं कि जब 2 से 10 मोनोसेकेराइड की इकाइयां आपस में जुड़ते हैं और नए कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। और जब हम पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो कई सारे मोनोसेकेराइड जो है आपस में मिलकर के एक लंबी चेन, सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तब वो कार्बोहाइड्रेट्स आपका पॉलीसेकेराइड कहलाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे हमारा एग्जांपल है सबसे अच्छा स्टार्च। क्या बच्चों, स्टार्च। अब अपचायक प्रकृति के आधार पर कि अपचयित कर देना। देखो बच्चों अपचायक प्रकृति के आधार पर, जैसे ये टालिन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टेज या लैक्टोज। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग विलयन अपचायक के आधार पर बच्चों, और जो अपचयित नहीं करते उसे हम क्या बोलते हैं, अनअपचायक।
दो प्रकार से है, एक अपचायक कार्बोहाइड्रेट्स और एक अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अपचायक प्रकृति के आधार पर अपचायक कार्बोहाइड्रेट्स और एक अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट्स। अपचायक कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जो फेलिंग विलयन या टॉलिन अभिकर्मा को अपचयित कर दे, है ना, और बच्चों जो अपचयित ना करे उसे हम अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। इसमें कुछ है ही नहीं है। एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल याद करना कि अपचायक में ग्लूकोज, फ्रक्टोज याद कर लो, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज ये आपके अनअपचायक ग्लूकोज है, ओ कार्बोहाइड्रेट्स हैं बच्चों। यदि स्वाद के आधार पर तो जो शर्करा होगा, जो मीठा होगा, उसे शर्करा के अंतर्गत रखेंगे, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स से जो स्वाद में है ना मीठा नहीं होते उसे अशर्करा बोलेंगे बच्चों। जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज क्या होता है, वो मीठा होता है, सुक्रोज मतलब शक्कर, वो मीठा होता है, लेकिन वहीं पे सेल्यूलोज जो होगा वो मीठा नहीं होगा, स्टार्च जो होगा वो मीठा नहीं लगेगा बच्चों। समझ में आया ना, पहले मीठा नहीं लगेगा, बाद में भले जैसे चावल को आप ऐसे खाओ तो मीठा नहीं लगेगा, लेकिन उसका रस निकालो तो हो सकता है मीठा लग जाए। तो स्टार्च जरूरी नहीं कि मीठा लगे, सेल्यूलोज बच्चों जरूरी नहीं कि मीठा लगे, लेकिन जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज है ये मीठा लगना ही लगना है, इसमें कोई है ना कंप्रोमाइज करने की बात नहीं बच्चों। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि जो स्वाद में मीठा रहेगा उसे शर्करा बोलेंगे, जो स्वाद में मीठा नहीं रहेगा उसे हम अशर्करा बोलते हैं। ठीक, क्लियर चौचक। चलो बाबूजी आगे बात करते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट्स के कार है। क्वेश्चन कैसे आता है, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है लिखिए। पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, सुक्रोज एक कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इनमें से कोई नहीं। कोई भी ऑब्जेक्टिव तो कुछ भी बन सकता है। जैसे मैंने कहा सुक्रोज कैसा है, सुक्रोज आपका ओलिगोसेकेराइड है। स्टार्च कैसा है, वो पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि ग्लूकोज कैसा है, मोनोसेकेराइड है बच्चों। खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है। ठीक है सर, ये तो क्लियर हुआ। क्वेश्चन एक आता है कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के 4 कार लिखो। तो कार आप लोग यहां पर देख लेना बच्चों। जैसे हमने बोला कि आप कुछ भी खाना खाते हो, कोई भी भोज्य पदार्थ लेते हो, आखिरकार अंतिम में वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित हो जाता है। मतलब जब हम उसको सेवन करते हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं अंतिम रूप में देखते हैं, यानी हमारे शरीर के विकास के लिए वो योगदान रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शरीर की कोशिकाएं हैं उसके निर्माण हेतु कार्बोहाइड्रेट्स का विशेष महत्व है। तो आप पहले पॉइंट में लिखोगे कि यह कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। यानी हमारे शरीर में बच्चों हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है वो ऊतकों से मिलकर बना हुआ है, ऊतक है ना, त्वचा यानी कोशिकाओं का संग्रह बच्चों। कोशिका के बिना तो कुछ संभव ही नहीं। छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। अंतिम जो सूक्ष्मतम इकाई है वो कोशिका ही है बच्चों। तो कोशिका की जो संरचना है वो किसके माध्यम से होगी, वो कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से होगी। क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी सेवन करते हैं, अंतिम रूप हमें कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में वो प्राप्त हो जाता है। प्रोटीन, विटामिन वो मिलते हैं, उसके एक अलग खंड है, लेकिन बच्चों ग्लूकोज यदि मिल गया वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स कुल मिलाकर के हमारे शरीर में रचना का कार्य करेगा। तो जब कोशिका का निर्माण होता है तो उसमें संरचनात्मक घटक एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स कार्य करता है। यह जैव ईंधन की तरह कार्य करता है और जीवधारियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जिस प्रकार से गाड़ी यदि आपको चलाना है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, ऐसे ही हमारे शरीर में जो मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, मैंने क्या बोला, आप कुछ भी खाओ वो अंतिम में टूट करके ग्लूकोज बनाया, और जब ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी प्लस ऊर्जा, वही ऊर्जा हमारे शरीर की हर कोशिकाओं को मिलती है और बच्चों हमारा शरीर संचालित होता है, हमारा शरीर कार्य करता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं कि अंतिम जब मैंने कुछ भी खाना खाया वो ग्लूकोज धीरे धीरे करके टूटता है, लेकिन टूट करके वो ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज जब हमारे शरीर के अंदर होता है बच्चों तो ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में, और वही ऊर्जा हमारे शरीर को संचालित करता है। कहने का मतलब जैव ईंधन की तरह कार्य करता है। जीवों में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ईंधन की तरह कार्य करता है। यदि वो जैसे बिना ईंधन के गाड़ी नहीं चलता, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हमारे जीवन का संभव नहीं है। समझ में आया। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है किसका कार्य करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे यहां पर आप लोग देख लो, मैंने कई बार क्वेश्चन शुरू से ही बोलता आया कि भैया ये ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है ना। रक्त में फेफड़े से
ऑक्सीजन रक्त में जाता है, रक्त में जब पहुंचता है तो ये ऑक्सीजन बच्चों रक्त में ग्लूकोज को तोड़ देता है। जब ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो फिर से हमारे शरीर में दो नसें चलती हैं, एक तो धमनी और एक सिरा। धमनी में क्या होता है फिर बच्चों, शुद्ध रक्त बहता है जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अशुद्ध रक्त सिरा में बहता है जो शरीर के ऊपर वाले हिस्से में रहता है। धमनी धसा हुआ रहता है लेकिन सिरे ऊपर वाला, जैसे डॉक्टर जब सुई लगाता है तो सिरा में ही ठोसता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जानता है कि यही इसमें ही अशुद्ध रक्त है, इसी में अशुद्ध है, इसी में सारा वायरस घुसा होगा ससुरा, तो साला उसी में डालता है कि जब पहले वायरस तो तू खत्म कर और हृदय में ले जा। हृदय पूरा हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है क्योंकि ये जो नसें होती हैं ये डायरेक्ट कहां तक पहुंचती है, हृदय तक पहुंचती है। तो ये डायरेक्ट यहां से सीधे हृदय तक गया और हृदय पे पंपिंग के माध्यम से पूरे ब्लड में वो दवाई फैल जाती है। समझ में आया? तो भाई मैं क्या बात कर रहा था, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां से हमारे ब्लड में रहता है, फेफड़े ने ऑक्सीजन दे दिया, उसको तोड़ा तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड जो अशुद्ध रक्त के साथ फिर से वापस आ गया, जिसको फिर छानकर अलग कर देता बाबू, है ना। फिर H2O मिलता है, साथ में ऊर्जा, यही ऊर्जा ईंधन के रूप में कार्य करता है। कितने आपको कार्य याद करना है सर? 4 कार्य याद करना। कितने कार्य? 4 कार्य। लीवर में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में आरक्षित रहते हैं जो कि जल अपघटित होकर के आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स किसके रूप में रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लीवर में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में रहते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहते हैं। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों, सेल्यूलोज घास और पौधों में पाया जाता है। जैसे पौधे को जो देखो बच्चों, तना कठोर क्यों होता है? कोई भी पेड़ पौधा होगा उसका तना कठोर क्यों होता है बच्चों? इसके पीछे रीजन है, तना कठोर होने के कारण उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। मनुष्य के कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, लेकिन जो जंतु कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, क्योंकि बच्चों सेल्यूलोज एकदम मजबूत वाला भाग होता है। और इसलिए बच्चों आप लोग देखोगे कि जो पेड़ पौधे हैं उनके जो खाल हैं वो मजबूत होते हैं, लेकिन जीव जंतु हैं उनके खाल मजबूत नहीं रहते, लचीला रहता। अपना देख लो, त्वचा एकदम लचीला है ना, लचीला महसूस होता है क्योंकि सेल्यूलोज नहीं हमारी कोशिकाओं में। और जो जंतु कोशिका है, जो पादप कोशिका है, सॉरी जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, लेकिन जो पादप कोशिका उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज पाए जाने के कारण बच्चों जो उनका पूरा स्ट्रक्चर ही वो कठोर होता है। समझ में आया? तो घास फूस हो, पेड़ पौधे, पत्तियां, इनमें सब में क्या पाया जाता है? एक प्रकार से बच्चों सेल्यूलोज पाया जाता है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वसा के समान ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक होते हैं। जब ये भोजन में उपलब्ध नहीं रहते तो इन्हें वसा मेटाबॉलिज्म की क्रिया तीव्र हो जाती है, जिसमें अपूर्ण ऑक्सीकृत उत्पाद प्राप्त होते हैं तथा कीटोसिस का भय हो जाता है ना। ये चीज बच्चों आप लोग देख लेना। कहना क्या चाहता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वसा के समान ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक होते हैं, यानी वसा का ऑक्सीकरण कराना है तो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, लेकिन यदि कार्बोहाइड्रेट वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वसा मेटाबॉलिज्म की क्रिया तीव्र हो जाती है, जिससे अपूर्ण ऑक्सीकृत उत्पाद प्राप्त होते हैं तथा कीटोसिस का भय हो जाता है। कुल मिलाकर के वसा को पचाना है, वसा को तोड़ना है, तो भाई उसमें कार्बोहाइड्रेट्स विशेष रूप से योगदान रखता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होने के कारण वसा नहीं टूट पाता। तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है? कीटोसिस नामक बीमारी होने की भय होती है। ध्यान रखिएगा, इसलिए कहा जाता है कि भाई तेलीय पदार्थ का सेवन उतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगता है। ठीक है, हार्ड चीज खाओगे उसको तोड़ नहीं पाएगा शरीर, एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, और शरीर में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत कौन कौन से हैं, थोड़ा सा देखो कि कहां से क्या मिल सकता है। जैसे शक्कर कहां से मिलता है ना, पौधों से हमें शक्कर मिलता है। हाँ भाई, गन्ना से सुक्रोज मिल जाता है ना। और बच्चों गन्ना की जो सेल्यूलोज भी होता है, जैसे आप लोग देखोगे कि गन्ना का जूस जो होता है हम लोग निकाल लेते हैं और सेवन कर लेते हैं, फिर उसका छिलका पड़ा रहता है, उसको फिर जंतुओं को दे देते हैं, जीव जंतुओं को, जैसे गाय खा लेती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है, वो सेल्यूलोज को पचा जाती है, लेकिन हमारे ताकत नहीं है पचा लेने के लिए। इसलिए तो गन्ने को तोड़ कर उसका अच्छा से मतलब रस निकालते हैं दांत से, जब तक नहीं निकलता, और फिर उसको फेंक देते हैं। क्यों? हमारा शरीर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको। धोखे से चला भी गया थोड़ा बहुत तो उसको बाहर निकाल देगा, उसको पाचन नहीं कर पाता, उतना हार्ड चीज को पचा नहीं पाता है। अब ऐसा नहीं कहना कि सर लोग खाने वाले मुर्गे की हड्डी चबा जाते हैं तो कैल्शियम होता है, उसको चबा करके बिल्कुल एकदम सूक्ष्म कर देते हैं, लेकिन सेल्यूलोज को कितना चबाओगे? थोड़ा बहुत कर सकते हो सेवन, लेकिन ज्यादा नहीं। तो आप लोग देखना, गन्ने का जूस, जहां ठेला में गन्ने का जूस मिलता है वो सब इकट्ठा करते जाता है,
उसके पूरे डंठल को, और बाद में जो गाय भैंस कुछ भी जीव जंतु यानी बैल वगैरह कोई भी है तो उसको दे देते तो खा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेलुलोज को चबाने पचाने में शक्ति होती है, लेकिन मनुष्य के अंदर नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं उसका जो डंठल है यानी बाहरी वाला छिलका वाला भाग है वो भी ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन उसमें जो प्योर आपने शक्कर था उसको ले लिया, अब वो उसमें बचा क्या, जैसे कठोर वाला भाग सेल्यूलोज बचा, उस सेल्यूलोज जब टूटेगा तो स्टार्च बनाएगा, स्टार्च जो सुक्रोज बनाएगा, सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा। ऐसा सिस्टम होता है बच्चों। ठीक, चलिए अगला देखिए, पौधों से मिल गया अंगूर सेव खजूर, इससे सुक्रोज और ग्लूकोज मिल जाता है। यदि आप अंगूर सेव खजूर खाओगे तो सुक्रोज मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। इसलिए तो जिसको मधुमेह की बीमारी रहती है बोले भैया मीठा आइटम मत खाना। पुष्प पराग से फ्रक्टोज शहद बनाने के लिए, गेहूं चावल मक्का से स्टार्च बनता है। देखो बच्चों, यदि डायरेक्ट मीठा आइटम खाओगे तो सुक्रोज डायरेक्ट मिल जाएगा, और जब आप लोग खाना खाते तो पहले स्टार्च बनता है, शरीर में स्टार्च लुगदी के रूप में स्टार्च बनता है। स्टार्च जाकर के आमाशय में जाकर के उससे एनर्जी ग्रहण करता है, सुक्रोज में बदलता है, सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज ऐसे तोड़ना आसान की क्रिया होते हैं बच्चों। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, चीजें क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित सारा तथ्य आज हमारा कंप्लीट हो गया है। प्राणियों से बच्चों दूध से अपना 5 से 7% लैक्टोज मिल जाता है। दूध में कौन सा लैक्टोज मिल जाता है? मधुमक्खी से फ्रक्टोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, लैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट्स है। मधुमक्खी से, मधुमक्खी का जो रस होता है, मधुमक्खी से नहीं मधुमक्खी के रस से, है ना, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। लीवर में ग्लाइकोजन होता है बच्चों। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स का जो परीक्षण है अब एनसीईआरटी में नहीं है, मेरे नोट्स में अवेलेबल है, लेकिन एनसीईआरटी ने अब हटा दिया है। तो जो टॉपिक एनसीईआरटी ने हटा दिया तो उसमें हमको बेकार में फोकस नहीं करना है। बाकी यही नोट्स मिलता है। यदि कोई बच्चा नहीं लिया अभी तक तो मात्र 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टेक्ट नंबर 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप करें, जानकारी लें, प्रॉपर तैयारी करना है बच्चों तो मुझसे आप जरूर जुड़े, है ना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, कमेंट्स में प्यार भरा जय हिंद लिखें। आप सभी को बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।